अब असर्शन और रीज़न देखते हैं इसमें। इसमें बेसिकली हम लोग का या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू दे सकता है या फिर एक स्टेटमेंट रॉन्ग दे सकता है कोई सा भी। और अगर दोनों ट्रू देता है तो हो सकता है कि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को मैच कर रहा हो, ठीक है? तो वो हम लोग को इसमें देखना रहता है कि कौन किसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या दोनों सही है, गलत है, क्या है। पहले ये असर्शन रीज़न एसएससी में नहीं पूछता था, बट इस साल से काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। तो असर्शन बोला गया है क्या? द वन नेशन वन राशन कार्ड इंश्योर्स पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। यानी ये बोल रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, ठीक है? ये क्या ये इंश्योर करता है कि जो फूड ग्रेन्स है यानी कि जो चावल वगैरह है ना, राशन कार्ड में जो चावल वगैरह मिलता है या फिर गेहूँ मिलता है और भी बहुत सारा चीज़ मिलता है। तो वो जो मिलता है उसका पोर्टेबिलिटी को ये सही से करता है, यानी कि वो हर जगह अवेलेबल करवाता है बेसिकली इसके बदौलत, ठीक है? यानी अगर किसी के पास राशन कार्ड रहे तो वो जो है सो आराम से ईज़िली खाना वगैरह ले सकता है, चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह ये सब चीज़ ले सकता है। ये पहला पॉइंट बोल रहा है सेशन में। दूसरा रीज़न क्या दिया गया है? इट यूजेज़ आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। यानी कि ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, ये क्या करता है? ये आधार को यूज़ करता है, यानी आधार कार्ड में जो हम लोग जो फिंगरप्रिंट देते हैं, है ना? इसके बदौलत ये ईज़िली हम लोग को फूड ग्रेन मिल जाता है। बेसिकली दूसरा पॉइंट कहने का मतलब यही है कि आधार कार्ड से लिंक करो एंड देन बस फिंगर डालो और आप अपना फूड ले लो। तो ये काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईज़िली कोई भी कर लेगा। बट ठीक है, पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन में बोला गया है बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि ए और आर दोनों सही है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और आर जो है सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है? दूसरा बोला गया है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी ए और आर दोनों सही है असर्शन एंड रीज़न, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि आर सही से ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये आर कुछ और बोल रहा है और ए कुछ और बोल रहा है, ये कहना चाह रहा है दूसरा ऑप्शन। ऑप्शन 3, ए इज़ ट्रू, ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है? चौथा बोल रहा है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत कोई को पता चल ही गया होगा आंसर अभी तक। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये तो देखो पॉइंट सही है, क्योंकि एक राशन कार्ड रहता है, वन नेशन वन राशन कार्ड है, उससे हम लोग को कहीं भी ईज़िली खा मतलब फूड मिल जाता है, बेसिकली चावल, दाल, तेल, ठीक है? और उसमें गेहूँ वगैरह जो भी इंक्लूडेड रहता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में हैं, उसके अकॉर्डिंग रहता है। बहुत जगह सिर्फ़ चावल ही मिलता है, बहुत जगह सिर्फ़ चावल और गेहूँ ही मिलता है, ठीक है? बहुत जगह चावल, गेहूँ, दाल भी मिलता है। और दूसरा ये है कि इस चीज़ को सपोर्ट करता है ये आधार की वजह से बहुत ईज़िली फिंगरप्रिंट डालता है और ईज़िली जो है सो सारा चीज़ मिल जाता है। बस फिंगरप्रिंट डालो, चावल लो और चलते बनो। ठीक है? अब इसमें जो मशीन एक यूज़ होता है, उस मशीन को हम लोग बोलते हैं ई-पोस, जो कि लिख देते हैं हम, ई-पोस, ये उसको नाम दिया गया है उस मशीन का। इस मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है? ई-पोस जो है ये क्या करता है कि आधार कार्ड का डेटा इसमें फीड किया हुआ रहता है, ठीक है? और वो बस फिंगरप्रिंट डालता है, वो आधार कार्ड का जो डेटा सेंटर रहता है वहाँ पे जाता है, वहाँ से एक्सेस करता है, देखता है हाँ, ये बंदा है, ये ये बंदा है एंड ऐसा-ऐसा करके सिस्टम है, पूरा वो वेरीफ़ाई कर लेता है बिल्कुल अंगूठा डालते ही, ठीक है? जैसे ही अंगूठा डाला, वेरीफ़ाई हुआ एंड देन उसको एक्सेस मिल जाता है कि हाँ, इसको इतना चावल देना है, ऐसे देना है। तो ये जो मशीन होता है, बस इस मशीन के ज़रिए आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करता है, फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेट करता है और बस उसको चावल दे देता है। तो ये मशीन का नाम याद रखना है ई-पोस, फुल फॉर्म है इसका इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। और जिस ऐप से हम लोगों को हम लोग मतलब अगर देखना चाहते हैं तो एक ऐप होता है
मेरा राशन ऐप, ठीक है? वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके अगल-बगल में कहाँ-कहाँ पे वो जो है सो वो दुकान वगैरह है, जहाँ पे भी आपको वो राशन वगैरह मिलता है, ठीक है? मेरा राशन ऐप से। बस यही है, बाकी आधार तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है ना? एक यूनिक आईडी है जो कि इंडिया में कहीं भी वेरिफ़िकेशन के तौर पे यूज़ हो जाता है। Which Indian political leader addresses a special session in 2025 on environment, COP30 and global health? ठीक है, जिसमें बेसिकली पूछ रहा है कि कौन से वो इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे जो कि इसमें एक स्पेशल सेशन रखे थे, यानी ग्लोबल हेल्थ में और इन्वायरमेंट COP30 में। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल इसमें नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे पीयूष गोयल? अच्छा, ये थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये क्या है। तो बेसिकली ये जो COP30 विजन था, ये होस्ट करवाया गया था ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में होस्ट करवाया गया था और ये 2025 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था। यूएन क्लाइमेट, ठीक है, चेंज कॉन्फ्रेंस, COP30 जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतना जानने वाला बात है। तो पीयूष गोयल नहीं होंगे। पीयूष गोयल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पीयूष गोयल बेसिकली हैंडल्स करते हैं, इंडस्ट्रीज को देखते हैं वो। ठीक है, कॉमर्स देखते हैं, इंडस्ट्रीज देखते हैं एंड टेक्सटाइल्स देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हरदीप पुरी। हरदीप पुरी भी नहीं होंगे। अगेन क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हरदीप पुरी पेट्रोलियम देखते हैं, नेचुरल गैस देखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ ये देखते हैं, तो ये नहीं होंगे। थर्ड में नरेंद्र मोदी है, तो यही ऑप्शन होगा आंसर 3 नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्योंकि यही जो है सो एड्रेस किए थे ब्राज़ील में जाकर के इस चीज़ को कि इन्वायरमेंट को हम लोगों को बचाना है। एंड ये एक टाइप का नारा दिए जिसको कहते हैं कि वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, तो इस टाइप का नारा लगाए, स्लोगन लगाए और फिर आ गए। फिर चौथा है एस जयशंकर। तो एस जयशंकर आप लोगों को पता होगा, ये एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। ठीक है, तो इनसे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, तो ये चौथा नंबर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो सब पॉइंट याद रखने वाला बात क्या है? याद रखने वाला बात एक तो है ब्राज़ील, उसके बाद दूसरा बात है वन अर्थ वन नेशन। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? 2025 में हुआ था। कब हुआ था मतलब? अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, what is the maximum period for which a person can be held in police custody in total, even if remanded periodically by a magistrate? इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो रूल लाया गया था, ठीक है, आपको पता होगा कि एक पुराना रूल था पहले CRPC में, ठीक है, जिसके तहत कुछ दिनों के लिए किसी भी क्रिमिनल को एज एन पुलिस कस्टडी में, यानी पुलिस अपने पास रखती थी कि हम इससे पूछताछ करेंगे, हम लोगों को इस पर शक है। ठीक है, तो हम लोग इससे पूछताछ करेंगे। तो पहले ये चीज़ चलता था CRPC के अंदर, तो इसको हटा करके और गवर्नमेंट में ये लाया गया नया नया रूल। ठीक है, तो इसके तहत बोला कि मैक्सिमम कितने दिन तक एक बंदे को, एक पर्सन को पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं टोटल टोटल। ठीक है, ये इंक्लूड करते हुए कि बीच-बीच में उसको मजिस्ट्रेट छुट्टी भी दे रहा है। छुट्टी इन द सेंस कि उसको रिमांड भी दे रहा है, मतलब बीच-बीच में उसको छोड़ भी दे रहा है कि चलो ठीक है, आप घर जा सकते हो। ठीक है, टोटल कितने दिन के लिए हम लोग रख सकते हैं, बेसिकली ये पूछा है किसी भी आदमी को पुलिस कस्टडी में, बीच-बीच में छुट्टी दे करके। सबसे पहला है 30 डेज। ठीक है, तो 30 दिन दिया है, दूसरा है 60, तीसरा है 90 दिन और चौथा है 15 दिन फॉर इनिशियल रिमांड एक्सटेंडेबल। ठीक है, सबसे पहला 30 डेज, ये नहीं होगा, 30 डेज नहीं है। ठीक है, और दूसरा है 60 दिन। तो 60 दिन एक्चुअली में है, लेकिन 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 ये थोड़ा सा ऐसे
नॉर्मल क्राइम के लिए 60 डेज है, मतलब 40 टू 60 डेज है, बट एक्यूरेटली 60 डेज नहीं है, ठीक है। तो अगेन ये भी नहीं होगा। लेकिन जब बहुत ही डेंजर क्राइम किया जाए, ठीक है, बहुत ही खराब क्राइम किया जाए, मतलब बहुत ही खराब वाला क्राइम, मर्डर वगैरह ये सब, तो उसमें फिर 90 डेज का है, एंड एक्चुअल में आंसर भी यही होगा। और चौथा जो ऑप्शन है 15 दिन, ये असल में पुराने वाले लॉ में 15 दिन ही था, ठीक है। तो पुराने वाले लॉ के हिसाब से ये 15 दिन था, बट पुराना वाला लॉ अभी चल नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा। तो सी हो जाएगा इसका आंसर हम लोगों का, ठीक है। अच्छा, ये लाया क्यों गया है? ये बेसिकली इसलिए लाया गया है क्योंकि पहले 15 दिन का टाइम बहुत कम लगता था पुलिस लोग को, कि मतलब 15 दिन में ना तो पूछताछ ठीक से हो पाता था, ना तो कुछ ऐसे मतलब सही से काम नहीं हो पाता था। इसीलिए लाया गया था कि ठीक है, अब 90 दिन तक आप लोग रख सकते हो पुलिस कस्टडी में, और पूछताछ कर सकते हो। According to the Global Cities Index 2025 by Oxford Economics, which two cities retain their top positions? बोल रहा है कि ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जो 2025 में हुआ था, जो कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने करवाया था, तो कौन से वो दो सिटीज थे, ठीक है, जो कि अपना टॉप पोजीशन बरकरार करके रखे, यानी कि अपना वोट पहले भी टॉप पे थे और अभी भी टॉप पर है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है टोक्यो एंड बीजिंग था क्या, दूसरा में दिया है लंदन एंड न्यूयॉर्क था क्या, तीसरा में पेरिस एंड रोम था क्या, और चौथा है बर्लिन एंड मॉस्को था क्या। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लंदन एंड न्यूयॉर्क, ऑप्शन 2। अब हम लोग जानते हैं कि ये ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में होता क्या है। बेसिकली इसमें 5 चीज देखा जाता है, ठीक है, 5 की पिलर्स या 5 की पॉइंट्स देखे जाते हैं कि इन शहरों में क्या ये चीज़ें अवेलेबल है। अगर ये चीज़ें पांचों पॉइंट्स अवेलेबल हैं, अच्छे में अवेलेबल है, अच्छे तरीके से बाकी शहरों के मुकाबले अच्छे से अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये सबसे ऊपर के लाइन पे आ जाएंगे। कौन कौन सी 5 चीज़ें? सबसे पहला देखा जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। दूसरा देखा जाता है ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। तीसरा देखा जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। चौथा देखा जाता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट है वो देखा जाता है गवर्नेंस, ठीक है। अब ये जो पहला है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब इसमें जीडीपी देखा जाएगा कि जीडीपी ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है। और फिर आ जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमी स्टेबल है कि नहीं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा था ह्यूमन कैपिटल। इसमें क्या देखा जाता है? इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि बिजनेस वगैरह कैसा चल रहा है, बिजनेस हेडक्वार्टर्स कैसा है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा है इसमें, ठीक है, पॉपुलेशन ठीक ठाक से ग्रोथ तो कर रही है ये। तीसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी का मतलब कैसा मिल रहा है, मतलब कि जिंदगी जो वो लोग जी रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 40 साल में निपट जा रहा है, ठीक है, मतलब वो 60 साल 70 साल कम से कम जी रहे कि नहीं जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, ठीक है। इनकम कम बराबर तो है ना, लगभग लगभग, कि इनकम तो चलो भाई इसका भी इतना है, इसका भी इतना है, ऐसा तो नहीं कि इनकम इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, यानी किस कोई लाखों करोड़ों में कमा रहा है लेकिन कोई भीख मांग करके जी रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे देखा गया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत बढ़िया है, यानी अक्सर लोग मतलब मोस्ट ऑफ द लोग ठीक ठाक कमा रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं, ये लंदन और न्यूयॉर्क में। फिर चौथा जो है वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब एयर क्वालिटी कैसा है, मतलब हवा में सही तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हवा ले रहा है, जहरीला हवा अपने अंदर ले रहा है, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर
यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भूकंप वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? जैसे आप लोगों को पता हो कि जापान में भूकंप बहुत ज़्यादा आता है। अरे! हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ सकते थे इस पे, बट कोई नहीं, हम खुद ही जवाब दे दिए। तो जापान में भूकंप वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। तो ये देखना कि एनवायरनमेंट ठीक-ठाक है कि नहीं है, ठीक है? टेम्परेचर ऐसा तो नहीं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है या ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। अगर हो मतलब गर्मी हो रही है तो बहुत गर्मी हो रही है और अगर ठंडी हो रही है तो बहुत ठंडी हो रही है, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद 5वां गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब कि वहाँ पे पॉलिटिक्स कैसा है, ठीक है? सही से पॉलिटिक्स तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिज़नेस वगैरह लोग ईज़िली कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? तो ये सब आ जाता है इसके अंडर। तो ये बेसिकली आपके 5 पॉइंट्स थे और इन्हीं 5 पॉइंट्स पे ये ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स बनता है, ठीक है? और इसमें टॉप पे लंदन एंड न्यूयॉर्क है। अच्छा, इंडिया में कौन से शहर हो सकते हैं, ये बताइए कि इंडिया में कौन से शहर हैं? चलिए आप लोग का यही होमवर्क है कि इंडिया में कौन से शहर इसके अंडर आ सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज लॉन्च इन 2024? तो बेसिकली इसमें बोल रहा है कि ये जो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज को जो लॉन्च किया गया था 2024 में, ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। 4 उद्देश्य दिए गए हैं तो हम लोग को मेन वाला को पकड़ना है इसमें से, ठीक है। सबसे पहला है टू सेट एमिशन ट्रेडिंग टारगेट्स, यानी कि एक जैसे जो हम लोग का जो कार्बन वगैरह जो एमिट होता है या फिर किसी भी तरीके का इस टाइप का चीज़ अगर एमिट हो रहा है तो उस पे एक टारगेट लगाना कि हम लोग को मतलब इतना कार्बन को बेसिकली कंट्रोल करना है कि हाँ भाई इतना ही कार्बन हम लोग का एनवायरनमेंट में होना चाहिए और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे ये सब चीज़ को मैनेज किया जाए। तो क्या इसका काम ये है या फिर ऑप्शन 2 टू रेगुलेट ग्राउंड वाटर क्वालिटी, यानी ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको रेगुलेट करना है, यानी कि उसका क्वालिटी कैसा है, अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कैल्शियम उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर उसमें पार्टिकुलेट जो मैटर होता है, यानी कि बहुत छोटा-छोटा जो मैटर्स प्रेज़ेंट होते हैं उसमें क्या वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है, क्या बैक्टीरियाज़ बहुत ज़्यादा बहुत कम तो नहीं है। तो क्या इसको रेगुलेट करना इसका काम है? ग्राउंड वाटर क्वालिटी का, ग्राउंड वाटर आप लोग समझ ही रहे होंगे, है ना? जो कुआँ का जो पानी है और जो हैंडपंप का जो पानी होता है तो उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। सी टू डिलीवर सेक्टर स्पेसिफिक क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यानी कि क्लाइमेट इंफॉर्मेशन कहने का मतलब ये है कि अभी क्लाइमेट कैसा है, बेसिकली कि अभी बारिश होने वाला है, बिजली कड़क रहा है तो आप ऐसे-ऐसे सेफ रहें, ठीक है? बारिश होने वाला है तो इतनी देर बारिश चलेगी, तो आप इसके हिसाब से आप अपना काम एडजस्ट कर लीजिए, अलग-अलग सेक्टर को बोल देता है। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इसका काम है? तीसरा ये है, ठीक है? यानी कि भाई अभी अ, अगले 2-3 दिन बारिश होगी, अगले 3 घंटे जो है सो बिजली कड़केगी, तो इस हिसाब से आप लोग अपना काम कीजिए। इस महीने बहुत ख़राब कंडीशन रहेगा, इस जो है सो धूप रहेगा, दिस दैट फलाना-ढिमकाना ये सब चीज़। चौथा है टू मैंडेट कार्बन ऑफसेटिंग्स इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है? इसका मतलब क्या है? यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे कार्बन का क्या एमिशन हो रहा है, ठीक है? कितना एमिशन हो रहा है, ये सब चीज़ को देखना, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम लोग अभी देखते हैं। पहले हम लोग थोड़ा ऑप्शंस को अब थोड़ा-सा एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहला जो है देखो यहाँ पे तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्लाइमेट सर्विसेज़, ठीक है? तो क्लाइमेट सर्विसेज़ से थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है टू सेट एमिशन ट्रेडिंग टारगेट्स, तो ये नहीं होता है। ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो कार्बन मार्केट है इसको जनरली देखता है हम लोग का बीईई, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, जिसको कि बोलते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी।
तो ये हम लोग का ये कार्बन एमिशन वाला पॉलिसीज़ वगैरह देखता है। टू रेगुलेट ग्राउंड वाटर क्वालिटी तो ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इसको देखता है कौन? CGWB। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ये हम लोग का इस सेकंड वाला पॉइंट को देखता है, ये रेगुलेट करता है कि ग्राउंड वाटर क्या रहेगा क्या नहीं। ऑप्शन 3 जो है एक्चुअली में यही सही आंसर है, ठीक है? अच्छा, आप लोग देखे भी होंगे कि आप लोग के मोबाइल में आजकल बड़ा मैसेज आता होगा, खास करके जो झारखंड और बिहार और इधर बंगाल तरफ रहते हैं, इन लोग को बड़ा मैसेज आता है कि भैया अब जो है सो बिजली कड़केगा, तो घर से बाहर ऐसे-ऐसे ही निकलें, ठीक है? या इस 2-3 दिन अभी बारिश होगा तो इस हिसाब से कंडीशन रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, ठीक है? तो इसको बनाया गया है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेटिक सर्विसेज, ताकि एक इन्फॉर्मेशन दिया जा सके और एग्रीकल्चर वगैरह जो भी कर रहे हैं या जो भी मतलब एक तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए जा सके। और जो चौथा है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है? What is the key factor assessed in the Global Firepower Military Strength Ranking 2025? इसमें बेसिकली ये पूछा है कि इनमें से कौन सा वो की फैक्टर था, ठीक है? जो कि ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ जो दिखाया गया था 2025-26 में, ठीक है? तो इनमें से कौन सा वो है जो कि एक की फैक्टर है? फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या होता है? ये बेसिकली जो एक होता है ना, जिसमें आप लोग देखते होंगे कि अलग-अलग देश आता है, ठीक है? वो दिखाता है कि भाई देखो मेरे पास ये हथियार है, मेरे पास ये मिसाइल है, मेरे पास ये बम है, मेरे पास ये एम्यूनेशंस है, मेरे पास ये एयरक्राफ्ट है, मेरे पास ये वॉरशिप है, ये है, दिस है, दैट है। वही है, ठीक है? उसी को बोलते हैं फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो उसी में पूछ रहा है कि हिंदुस्तान का जो की फैक्टर है, मतलब इसमें बेसिकली इस चीज़ में किसको देखा जाता है एज़ एन की फैक्टर, ठीक है? देखो इसमें तो वैसे बहुत सारा चीज़ देखा जाता है, अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे पूरा क्या होता है। तो ऑप्शंस में दिया हुआ है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखा जाता है क्या? क्या ये की फैक्टर है? दूसरा है कल्चरल इन्फ्लुएंस देखा जाता है, या फिर डिफेंस बजट देखा जाता है, या फिर डी हेल्थ केयर स्पेंडिंग जैसे की फैक्टर रहता है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पहला हम लोग देखते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो ये गलत हो जाएगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एज हम लोग की फैक्टर नहीं देखते हैं, एज एन की फैक्टर पूछा है, याद रखना है, ठीक है? एज एन की फैक्टर ये नहीं देखते हैं। दूसरा है कल्चरल इन्फ्लुएंस, यानी कि सांस्कृतिक प्रभाव। तो अगेन सांस्कृतिक प्रभाव भी नहीं देखते हैं, ठीक है? और दूसरा चीज़ ये कि इसको जो है सो एज़ एन जो सेकंड नंबर है, इसको एज़ एन ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स के अंदर हम लोग रखते हैं, ठीक है? तो ये जब हम लोग को ग्लोबल सॉफ्ट पावर जब हम लोग को देखना होता है कि सॉफ्ट पावर क्या है, सॉफ्ट पावर में आ जाता है आपका कि भैया आपका देश कैसा चल रहा है, कैसा ग्रो हो रहा है, ठीक है? इसका कल्चर वगैरह क्या है, ठीक है? तो ये सब चीज़ उसमें देखा जाता है। तो इसको सॉफ्ट पावर में हम लोग रखते हैं, हार्ड पावर में नहीं रखते, बट ये जो है सो हार्ड पावर है, ठीक है? तो अगेन ये भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा डिफेंस बजट, तो इसका आंसर भी यही होगा ऑप्शन 3, दैट इज़ डिफेंस बजट, यानी डिफेंस में कितना बजट लग रहा है, ये हम लोग देखते हैं। क्योंकि इनडायरेक्टली उसमें जो बजट लगेगा डिफेंस में, वही हम लोग का पावर दिखाएगा कि हम लोग के पास कितना पावर है। क्योंकि अगर जब हम लोग के पास ज़्यादा बजट होगा तो ज़्यादा हम लोग मिसाइल्स बनाएँगे, ज़्यादा एम्यूनेशंस बनाएँगे, ज़्यादा गन्स बनाएँगे, ज़्यादा वॉर वगैरह मतलब मिलिट्री वेपन्स बनाएँगे, बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट बनाएँगे, है ना? ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा बनाएँगे। और चौथा हेल्थ केयर स्पेंडिंग, यानी हेल्थ में कितना स्पेंड कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी इसके अंडर नहीं आता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या-क्या देखा जाता है। वैसे तो देखो जो ये जो असेसमेंट होता है, ठीक है? ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, तो इसमें बहुत सारा चीज़ देखा जाता है, जिसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो होता है, देखा जाता है मैन पावर, कि यानी कि किसी भी कंट्री के पास कितना मैन पावर है, यानी ये जो सेना जो लड़ेगी,
उसके पास कितना सेना है, ठीक है? रिज़र्व में कितना रखा हुआ है, एक्चुअल में कितना है, ठीक है? फ़ील्ड पे कितना है, ये सब सारा चीज़ देखा जाता है। वैसे बहुत सारा फैक्टर्स इसमें देखा जाता है, जिसमें से एक मैन पावर होता है, ठीक है? दूसरा एयर पावर। एयर पावर में क्या होता है? एयर पावर में बेसिकली ये देखा जाता है कि इसके पास कैसा एयरक्राफ्ट है, कैसा मिसाइल्स है, कैसा इसके पास डिफेंस मिसाइल है, यानी कि उधर से जो मिसाइल आएगा सामने वाले देश से जो मिसाइल अटैक करेगा तो उसको डिफेंड करने के पास इसके पास कैसा मिसाइल है, कैसा कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है? तो ये सब हवा वाला जितना भी चीज़ है, ठीक है? वो हवाबाजी वाला चीज़ नहीं, हवा वाला चीज़ यानी कि एयरक्राफ्ट कैसा-कैसा है, तो ये सब इसमें देखा जाता है। फिर आता है लैंड पावर। लैंड पावर क्या होता है? मतलब कि आपके पास मिलिट्री जो ज़मीन पे है, वो कितना मिलिट्री है, ठीक है? दूसरा ये कि जो आपके पास टैंक्स है, ठीक है? वो कैसा है? मतलब हाई लेवल का है कि नहीं है? उसके बाद है कि आपके पास जो मशीन्स है, जो बेसिकली जो गोला, बारूद, बम ये सब जो ट्रांसफ़र करेगी एक जगह से दूसरी जगह या जो एक ट्रक में आप लेकर के जाओगे या ये सब चीज़ें आपके पास कैसी है, ठीक है? इसी तरीके से फिर नेवल पावर आता है, ठीक है? नेवल पावर आता है, तो नेवल पावर देखा जाएगा कि भैया इसके पास कैसा शिप्स है, कैसा सबमरीन्स है, ठीक है? ये सब देखा जाएगा। उसके बाद फिर आता है कि फिर डिफेंस का बजट क्या है, ठीक है? ये सब उसके बाद फिर देखा जाता है कि भाई आपके पास कितना लैंड है, कितना ज़मीन है, ठीक है? क्योंकि आप जब लड़ रहे होगे तो आपका ज़मीन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके पास कितना बड़ा ज़मीन है। अब मान लो कि आपका देश ही इतना छोटा-सा है, तो एक बम मारेगा थोड़ा बहुत बम मारेगा और ख़त्म कर देगा। लेकिन जब आपका देश बड़ा रहेगा, तो क्या है कि बहुत ज़्यादा इसको फिर अटैक करना पड़ेगा और बहुत चारों तरफ से अटैक करना पड़ेगा तभी इस देश को ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है? तो लैंड भी देखा जाता है और भी बहुत सारा चीज़ है, तो उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है? बेसिकली ये सब चीज़ है जो कि देखा जाता है। अच्छा इंडिया इस पे कितने नंबर पे आता है? तो इंडिया इस पे आता है सबसे मतलब टॉप 3 है, जो टॉप 3 तो आप लोग बता ही सकते हो कि कौन-कौन है, ठीक है? एक यूएसए है, एक चाइना है, ठीक है? और एक रशिया है और चौथे नंबर पे इंडिया आ जाता है, ठीक है? ये पॉइंट भी याद रखना है। What is the age range for farmers to enroll in प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना (पीएमकेएमवाई)? बेसिकली इसमें एज रेंज पूछा है यानी कितने साल से कितने साल के लोगों को ये जो योजना है प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना ये कितने से कितने साल के बीच के लोगों को मिलता है या फिर मिलेगा या फिर वो इनरोल कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि एक इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऑप्शन 1 में है 18 से 30, ऑप्शन 2 में है 18 से 40, ऑप्शन 3 में है 21 से 45 और ऑप्शन 4 में है 25 से 50, ठीक है? तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो नहीं होगा, ठीक है? क्यों नहीं होगा? वो इसलिए क्योंकि ये जो है सो बहुत कम रेंज को एक्सप्लोर कर रहा है यानी कि 18 से सिर्फ 30 वाले लोगों को ही देख रहा है, जबकि इससे ऊपर के लोग भी किसान रहते हैं और बहुत बार तो इससे ऊपर ही ज़्यादा रहते हैं। ऑप्शन जो आपका 2 है 18 से 40 तो यही है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? ऑप्शन जो 3 है वो भी अगेन नहीं है और ऑप्शन 4 जो है वो भी अगेन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उम्र के लोगों को देख रहा है और ये तो है कि ये 18 से ना शुरू होकर के 25 से शुरू हो रहा है, तो ये गलत है और तीसरा भी गलत है। अच्छा एक चीज़ और कि इसमें जो है सो रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलता है, यानी रिटायर होने पे भी इसमें जो है सो पैसा मिलता है। कितना पैसा मिलता है? तो रिटायर जब 60 साल के वो जो जो भी जिसने एनरोल किया है, जो भी फार्मर ने, तो वो अगर जब 60 साल के पहुँच जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, ठीक है? तब इनको जो है सो 3000 रुपया 3000 रुपया मंथली मिलता है, ठीक है? मिनिमम गारंटीड 3000 रुपया मिलता है।
दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि इनका डेथ हो जाता है, ठीक है, इन मेल का डेथ हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि इनकी जो वाइफ होगी, इनकी जो स्पाउस होगी, इनकी जो बीवी होगी, इनको जो है सो इसका हाफ यानी 1500 रुपया पर मंथ मिलेगा। इसमें ये रहता है, ठीक है। ये बेसिकली उन लोगों को दिया जाता है जिसके पास एक ज़मीन है, मतलब जो कि गरीब किसान है, एंड उसका हेल्प करने के लिए इसको निकाला गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर एंड व्हेन विल द 59th नेशनल कांग्रेस कंट्री चैंपियनशिप 2025 बी हेल्ड, यानी कि कहाँ पे, वेयर एंड व्हेन और कब, ठीक है। ये जो 59th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप था, ये कहाँ पे हेल्ड करवाया गया था 2025 में। मतलब इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया कि कब हेल्ड करवाया जाएगा, बट ऑब्वियसली ये चीज़ अभी तो हो चुका है। तो ये सबसे पहला ऑप्शन है 10 जनवरी 2025 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में। दूसरा ऑप्शन है 12 जनवरी 2025 मेरठ उत्तर प्रदेश। तीसरा है 15 जनवरी 2025 कानपुर उत्तर प्रदेश। और चौथा है 12 जनवरी 2025 जयपुर राजस्थान। देखो पहला वाला नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश जो है, वहाँ पे स्टेट लेवल गेम्स होता रहता है, लेकिन ये क्योंकि एक नेशनल गेम है, तो इसीलिए यहाँ पे ये नहीं हुआ था, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। दूसरा है 12 जनवरी मेरठ उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। तो यहीं पे होस्ट करवाया गया था मेरठ में। ये होस्ट किसके द्वारा मतलब किसने इसको अलॉट किया था, तो इसको अलॉट किया था एएफआई ने। ये होता है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने ही अलॉट किया था मेरठ उत्तर प्रदेश को, ठीक है। और यहीं पर ये कंडक्ट हुआ था 12 जनवरी 2025 को, ठीक है। क्योंकि अक्सर यहाँ पर मेरठ उत्तर प्रदेश में इस टाइप का आपका जो है सो गेम्स होते रहते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 तो नहीं होगा। ऑप्शन 4 12 जनवरी तो मैच कर रहा है, बट ये लोकेशन मैच नहीं कर रहा, तो लोकेशन भी नहीं होगा। ये देखा जाए तो ऐसे मेमोरी बेस्ड था, अगर आपको याद रहता तो ही आप जवाब दे पाते, नहीं तो फिर मुश्किल है, ठीक है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में याद रखना है कि अक्सर जो है सो मेरठ उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गेम्स वगैरह खिलाया जाता है, तो देयर इज़ ए हाई चांस कि ये आंसर हो, ठीक है। खास करके कि एथलेटिक्स वाला गेम हो गया, हॉकी हो गया एंड फुटबॉल वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज डेडिकेटेड टू विच इंडियन लीडर, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो डेडिकेट कर रहा है, वो किस इंडियन लीडर को डेडिकेट करता है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता है कि ये बना था, है ना, बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सी वगैरह भी हुआ था, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है, ये स्टैचू महात्मा गांधी का है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, या बी आर अम्बेडकर का है, या फिर डी जवाहरलाल नेहरू का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, ठीक है। तो इनको टाइटल मिला है आयरन मैन ऑफ इंडिया का, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग इनको जानते हैं। दूसरा, ये जो स्टैचू है वो लगभग 182 मीटर्स का है, 182 मीटर्स, जिसको कि 597 फीट भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये टॉलेस्ट स्टैचू है इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में टॉलेस्ट स्टैचू है। इसका लोकेशन कहाँ है, ये लोकेटेड है ऑन नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर इन कवाड़िया गुजरात, ठीक है, कवाड़िया गुजरात में, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी कब है, अक्टूबर 31, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे भी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन ए पे, दैट इज महात्मा गांधी जी पे, ठीक है। तो ये क्या, इनका बर्थ एनिवर्सरी बनाया जाता है 2 अक्टूबर को, सबको पता है। और इनका मेमोरियल है दिल्ली में, जिसको कि राजघाट कहते हैं, ठीक है।
और अक्टूबर 2 को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर पे। इनको हम लोग जो है सो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में एक स्टैचू बना है इनका, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, ये टॉलेस्ट अम्बेडकर स्टैचू है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर ऑप्शन डी आ जाता है जवाहरलाल नेहरू। तो ये हम लोग के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं एंड इनका मेमोरियल है शांतिवना में। ठीक है, और इनका बर्थडे बनाते हैं नवंबर 14 को एज चिल्ड्रंस डे। ठीक है, अच्छा ये जो स्कल्पचर जो बनाया था स्टैचू ऑफ यूनिटी का, जिन्होंने ये पुतला बनाया था उनका नाम था राम वी सुतर। ठीक है, राम वी सुतर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोर स्ट्रक्चरल फोकस ऑफ द 2024 इंडिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, बीआईटी जिसको बोलते हैं, विद इन इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। यानी बेसिकली यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कोर स्ट्रक्चर या मेन चीज़ क्या है, ये जो 2024 में इंडिया और यूएई के बीच में जो ये बीआईटी साइन हुआ था, इसका मेन क्रक्स क्या था, मेन इसमें कहना क्या था इसका, ये किस वजह से ये ट्रीटी को लाया गया था। ठीक है, ये जो बीआईटी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लाया गया था, ये इसमें पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ये ट्रीटी कहता है proposes joint sovereignty funds and link INR swap with UAE banks। ठीक है, यानी इसमें ये कह रहा है कि ये जो ट्रीटी था इसके द्वारा क्या था कि इसमें जो है सो बहुत ही ईजिली और आसानी से एक मतलब INR जो है इंडियन रुपीस जो है वो बहुत ईजिली स्वैप किया जा सकता था। यानी कि दिरहम के साथ बहुत ईजिली मतलब आप इंडियन रुपीस दे करके दिरहम ले सकते थे एंड दिरहम दे करके इंडियन रुपीस ले सकते थे। इस हिसाब से मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया जा सकता था, इस टाइप से चीज़ें हो सकती थी। ठीक है, ये ऑप्शन 1 में कहा गया है। ऑप्शन 2 में कहा गया है फोकसेस ऑन प्री एस्टैब्लिशमेंट राइट्स एंड यूएई बेस्ड आर्बिट्रेशंस। यानी कि ये जो ट्रीटी है ये फोकस करता है प्री एस्टैब्लिशमेंट राइट्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो जो राइट्स मिलता है, वो जो अधिकार मिलता है कहीं पर इन्वेस्ट करने से पहले, मान लीजिए कि यहाँ पे हिंदुस्तान में से कोई इन्वेस्ट करना चाहता है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, मान लीजिए कोई हिंदुस्तानी बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, तो पहले ही गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको जो है सो राइट देगी कि हाँ आपका पैसा इस टाइप से सेफ रहेगा एंड सो चीज़ इसको मिलेगा, राइट्स मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट में ये कह रहा है कि क्या ये फोकस करता था कि मतलब इससे पहले कि वो वहाँ इन्वेस्ट करे, ठीक है, दूसरी जगह, तो वो उसको मतलब राइट्स दे कि हाँ आपका पैसा सेफ रहेगा, इस टाइप का कुछ कुछ कंडीशंस दे, राइट्स दे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है एश्योर्स पोस्ट एस्टैब्लिशमेंट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस विया स्टैंडर्ड एंड नेशनल ट्रीटमेंट। इसमें ये कह रहा है कि वो जो इन्वेस्टर है, मान लीजिए कि अगेन हिंदुस्तानी इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्ट करता है, तो ये इन्वेस्ट करने के बाद जो है सो इसको जो है सो सुनिश्चित किया जाएगा, इसको मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस दिया जाएगा कि नहीं ठीक है आप इन्वेस्ट कर लिए हैं, तो अब जो है सो इन्वेस्ट करने के बाद आपको ये बेनिफिट्स या ये चीज़ें आपको मिलेंगी एंड आपका पैसा सेफ रहेगा। ठीक है, यानी इन्वेस्ट करने के बाद का जो है सो ट्रीटी इसमें ये बोल रहा है थर्ड ऑप्शन में। चौथा में बोल रहा है एम्स एट जीसीसी वाइड टैक्स रेगुलेशन अंडर इंडिया लेड डिजिटल फ्रेमवर्क। ठीक है, यानी वो जो जीसीसी, यानी जीसीसी मतलब वो उसमें सारा आ जाता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सारा कंट्रीज, यानी कि दुबई वगैरह हो गया। ठीक है, और उधर जितने भी आसपास के कंट्रीज है सारे, तो ये बोल रहा है कि
ये जो जीसीसी का जो टैक्स सिस्टम है, इसको जो है सो इंडिया के टैक्स सिस्टम के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा करके मैनेज किया जाएगा। बेसिकली मोटा-मोटी यही बोल रहा है इसमें। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यानी ये एश्योर करता है कि वो जो भी बंदा अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, तो उसका पैसा मतलब सेफ रहेगा, सही रहेगा और किसी तरीके का गड़बड़ी या उस तरीके का चीज़ नहीं होगा। ठीक है? तो ये इस चीज़ को इंश्योर करता है। ना तो इस चीज़ को देखता है, ना तो इसको देखता है, ना तो इसको देखता है। ठीक है? इससे कोई लेना-देना नहीं है उसका। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो प्राइमरी गोल है बीआईटी का प्राइमरी गोल है, वो है प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना बायलैटरल इन्वेस्टमेंट। ठीक है? यानी दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट करवाना सही से, ये इसका मेन गोल है। और इसका मेन काम वही है कि ये अपना जो है सो ट्रीटी को सही से रख सके। ठीक है? यानी कि जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो सही से रख सके। ऐसा नहीं हो कि बाद में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो जाए। इन विच स्टेट इज़ द काज़ीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? बोला है कि कौन से स्टेट में काज़ीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है, स्थित है? ए वेस्ट बंगाल, बी असम, सी ओडिशा या डी सिक्किम। इसका आंसर हो जाएगा बी आसाम। ठीक है? तो यहाँ पे क्या-क्या प्रेजेंट है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो ये नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड हुआ था 1974 में और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ये डिक्लेयर्ड हुआ था ऑन 1985 में। ठीक है? इसके पास टाइगर रिजर्व्स है। उसके बाद ये बेसिकली जाना जाता है या फेमस है कि इसके पास एक सिंघा राइनोसोरस है। एक सिंघा राइनोसोरस पूरी दुनिया में जैसे अगर 3 है पूरी दुनिया में तो 2 हिस्सा 2/3 इसके पास अकेले का है। ठीक है? काज़ीरंगा नेशनल पार्क के पास एक सिंघा, एक सिंह जिस जो राइनोसोरस पे रहता है ना, एक सिंह जिस राइनोसोरस पे रहता है वो राइनोसोरस। ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन ए में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल फेमस है सुंदरबंस नेशनल पार्क के लिए। आप लोग सुने होंगे मूवीज वगैरह में। ठीक है? सुंदरबन ठीक है नेशनल पार्क, इसमें रॉयल बंगाल टाइगर रहता है। सबसे मतलब फेमस इसी चीज़ के लिए है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है? और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है? फिर आ जाता है हम लोग का ऑप्शन बी तो आसाम था। ठीक है? आसाम तो एक उसके लिए फेमस है ही। दूसरा ये कि एक और है इसमें पार्क है जो कि है मानस। ये जाना जाता है नोन फॉर वाइल्ड वाटर बफेलो। ठीक है? उसके बाद और भी है जैसे कि नामेरी। ठीक है? एंड ओरांग। फिर हम लोग का ऑप्शन सी था ओडिशा। ओडिशा में पाया जाता है ये होम है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है? इसमें क्या पाया जाता है सिमलीपाल नेशनल पार्क में टाइगर्स एंड एलिफेंट्स पाए जाते हैं। टाइगर्स एंड एलिफेंट्स। उसके बाद एक और पार्क है। ठीक है? ओडिशा में ही जिसको बोलते हैं भीतर कनिका नेशनल पार्क। ये फेमस है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। ठीक है? क्रोकोडाइल के लिए सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। फिर आ जाता है हम लोग का सिक्किम। सिक्किम फेमस है, इसका नाम बहुत भयानक है। जोंगा खैंग चैंग जेंग जोंगा। ठीक है? ऐसे करके ही नाम है नेशनल पार्क। ठीक है?
विच इज़ ये जो है सो इंडिया का पहला मिक्स्ड हेरिटेज है, ठीक है? मिक्स्ड हेरिटेज यूनेस्को लिस्ट में। एक और आता है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये क्या है भैया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में प्रेजेंट है और ये इंडिया का सबसे पहला, इंडियाज फर्स्ट, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क है। द भारतीय शिक्षा अधिनियम (BSA) places emphasis on the use of technology to ensure the authenticity of evidence. This is particularly relevant for। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो नियम है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई नियम है, अधिनियम है ना, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये जो भारतीय शिक्षा अधिनियम है, BSA है, ठीक है, तो ये जो नियम है ये टेक्नोलॉजी का यूज़ इसमें होता है, ठीक है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का यूज़ जो होता है वो किस तरीके के एविडेंस को इंश्योर करने के लिए या किस तरीके के एविडेंस को मतलब ऑथेंटिक मानता है, या फिर कह लीजिए किस तरीके के एविडेंस को ये अपने अंडर रखता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सा एविडेंस यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। तो ये नाम से तो हम लोग बहुत हद तक इसको गेस कर सकते हैं बहुत ही इजीली, बट चलिए देखते हैं और समझते हैं। ऑप्शन 1 में बोला गया है फिजिकल एग्जिबिट्स फ्रॉम क्राइम सीन्स, यानी क्राइम जो होता है, जब भी कुछ क्राइम हुआ, मर्डर हुआ या फिर किसी भी तरीके का क्राइम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो फिजिकल एग्जिबिट्स होता है यानी कि फिजिकल जो एविडेंस प्रेजेंट होता है। फिजिकल एविडेंस कहने का मतलब क्या है? फिजिकल एविडेंस कहने का मतलब है अगर मर्डर मान लीजिए नाइफ से हुआ हो, ठीक है, या फिर बंदूक से हुआ हो, ठीक है, गन वगैरह से, पिस्टल से, ठीक है, या फिर किसी और भी चीज़ से, ठीक है, हथौड़ा से, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके का मर्डर वेपन, तो वही बोल रहा है कि फिजिकल एग्जिबिट्स फ्रॉम क्राइम सीन, यानी क्राइम सीन से जो फिजिकल एग्जिबिट्स है, फिजिकल चीज़ें जो है, क्या वो इसके अंडर आती है? मतलब इसमें जो है सो उसको एज एन ऑथेंटिक एविडेंस माना जाएगा, ठीक है, मतलब ये कंट्रोल करके रखती है, कह लीजिए कि इसके अंडर आती है बेसिकली, ठीक है। दूसरा है हैंड रिटन डायरीज, यानी कि वो जो डायरीज है, जैसे मान लीजिए कोई कोई भी बंदा ऐसे सेल्फ हार्म करता है, ठीक है, पंखा वंखा पे लटक जाता है, कुछ भी ऐसा करता है, ठीक है, तो वो डायरी वगैरह में लिख देता है, या फिर कहीं से कूद जाता है, कहीं कुछ कुछ कर देता है, ठीक है, तो वो जो डायरी में लिखा गया है, ठीक है, या फिर मर्डर के टाइम पे भी बहुत बार ऐसा होता है कि डायरीज़ में बहुत कुछ लिखा हो रहता है एंड बहुत जगह चीज़ एज़ एन एविडेंस मिलता है। तो क्या ये जो डायरी है, क्या वो इसके अंदर आएगा ऑथेंटिसिटी ऑफ एविडेंस में? तीसरा ऑप्शन ये है डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। ये क्या है? डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कहने का मतलब ये है ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग, फ़ोटोज़, इमेजेस, ठीक है, एंड जो भी आपका साइबर क्राइम होता है, तो साइबर क्राइम में ईमेल्स रहते हैं, ठीक है, एंड पेमेंट्स रहते हैं, वेबसाइट्स रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, जितनी भी चीज़ों को अभी मैंने बोला है वो डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पे ये आ जाता है। चौथा है ओरल कन्फेशंस। ओरल कन्फेशंस कहने का मतलब ये है कि कोई भी बंदा है, ठीक है, कोई भी जैसे अगर सबूत दे रहा है तो वो मेनली बोल करके सबूत दे रहा है कि हाँ, मैंने देखा था कि इसने मर्डर किया था, या मैंने देखा था कि ये वहाँ उस रात में था, या इसको मैंने वहाँ पे देखा था, या मैंने ही ये चीज़ किया है। तो इस तरीके का जो एविडेंस है, कन्फेशन जो होता है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आता है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो जैसे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो ये तो पता चल रहा है कि ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता क्योंकि ये फिज़िकल एविडेंस है, ठीक है? तो ऑप्शन ए नहीं होगा। फिज़िकल एविडेंस में समझ गए आप लोग क्या-क्या होता है, ठीक है? हैमर वगैरह एंड सो चीज़। और दूसरा है हैंड रिटेन डायरीज़। अब देखिए हैंड रिटेन डायरीज़ में क्या है कि ये भी एक तरीके का फिज़िकल प्रोडक्ट ही है, तो फिज़िकल प्रोडक्ट अगेन इस चीज़ के अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है?
तो फिजिकल प्रोडक्ट भी नहीं आएगा। हाँ, इसका इमेजेस वगैरह आप ले सकते हो, लेकिन जब हम लोग को अगर इसमें फिंगरप्रिंट है, इसको स्कैन करना रहा तो हम लोग को फिजिकल प्रोडक्ट ही चाहिए होगा ना, उसमें हम लोग इमेज का यूज़ थोड़ी करेंगे, राइट? तो या फिर फिजिकल फिंगरप्रिंट हो गया, या अगर मान लीजिए ब्लड लगा हुआ है या डेड स्किन अगर इसमें प्रेजेंट है तो, ठीक है? तो अगेन ये भी एक फिजिकल प्रोडक्ट हो जाता है, तो यानी ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है? तीसरा है डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, तो ये बिल्कुल सही जवाब है सी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बात है तो इसके अंतर्गत भारतीय संरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इसी को एज एन एविडेंस सही माना गया है और इसी को इसके अंडर रखा गया है, ठीक है? और चौथा जो है ओरल कन्फेशन, ये भी एक तरीके का फिजिकल चीज़ ही है। हालाँकि इसको रिकॉर्ड करके आप रख सकते हो, बट ये बहुत थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है एंड ये भी एक तरीके का फिजिकल चीज़ है, तो इसको भी नहीं रखते हैं हम लोग इसके अंदर। अब इसमें कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम बता देते हैं। अब इसमें पॉइंट क्या है कि ये जो हम लोग का पहले का जो इंडियन एविडेंस एक्ट चलता था, यानी कॉलोनियल टाइम पे, ठीक है? कॉलोनियल टाइम टाइम आप लोगों को पता होगा, जब ब्रिटिश का टाइम चल रहा था उसको बोलते हैं। तो जो 1872 में इंडियंस एविडेंस एक्ट था, उसको चेंज किया गया है ना, उसको थोड़ा-सा रिप्लेस किया गया एंड इसको लाया गया 2023 में, ठीक है? 2023 में इसको लाया गया एंड फिर इसको थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ किया गया। क्यों मॉडर्नाइज़ किया गया? क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है कि टाइम चेंज हो रहा है। पहले उतना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं हुआ करता था, पहले फ़ोन्स, है ना? और आपका जो है सो ये सब जो कंप्यूटर, लैपटॉप्स, कैमरा, ये सब बहुत कम और ना के बराबर था। और ये सब इतना एडवांस भी नहीं था उस टाइम पे। तो इसीलिए अभी इसको थोड़ा मॉडर्न करना ज़रूरी है इंडियन एविडेंस एक्ट को, ताकि जो है सो सही से प्रॉपर फंक्शन कर सके कोर्ट्स वगैरह एंड सही से सारा काम हो सके। तो इसीलिए उसको रिप्लेस करके इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करके इसको लाया गया भारतीय सशक्षा अधिनियम बीएसए, जो कि 2023 में लाया गया था। ठीक है? ताकि ये डिजिटल एज में काम हो सके। Which of the following is the primary objective of PM डिवाइन स्कीम? पूछ रहा है कि PM डिवाइन स्कीम जो निकला था उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब प्राइमरी फंक्शन क्या था, ठीक है? तो सबसे अच्छा इसका पहले फुल फॉर्म बता देते हैं PM डिवाइन का। इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है? अब देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये जो स्कीम के अंदर जो है सो क्या होता है कि बॉर्डर जो है हिंदुस्तान का जो भी बॉर्डर है, ठीक है, तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगेगा, इसके डेवलपमेंट में पैसा लगेगा, यानी बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ठीक है? दूसरा है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो है, नॉर्थ ईस्ट रीजन बोलने का मतलब क्या है कि इसमें जनरली 8 स्टेट्स आते हैं, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस साइड में 8 स्टेट्स आते हैं, तो यानी कि उनका डेवलपमेंट करना, यानी वहाँ पे स्कूल्स बनवाना, कॉलेज बनवाना, ठीक है, वहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाना, बिल्डिंग्स बनवाना, तो ये डेवलपमेंट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन कौन से वो 8 स्टेट्स होते हैं अभी बताएंगे थोड़ी देर में। ऑप्शन सी है डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरियाज, यानी गांव देहात में, ठीक है, गांव वगैरह में जो टियर 3 सिटीज होते हैं उसमें डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना। डिजिटल लिटरेसी का मतलब बेसिकली कंप्यूटर के बारे में नॉलेज देना, फ़ोन्स के बारे में, टैब्स के बारे में, ठीक है, और एक डिजिटल बोर्ड के माध्यम से वीडियो, ऑडियो, इन सब का हेल्प ले करके और पढ़ाना, ठीक है, तो डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना कि भाई आदमी कंप्यूटर वगैरह भी थोड़ा बहुत जाने कि कैसे डिजिटल चीज़ें भी काम करती है। ऑप्शन डी है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन MSME, ठीक है, यानी MSME जो है इसमें वुमेन का एम्पावरमेंट करना, ठीक है?
तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहला तो ये कि पीएम डिवाइन जो है वो लाया गया था हम लोग का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए लाया गया था, जिसमें लगभग 8 स्टेट्स होते हैं, ठीक है। एक आपका है अरुणाचल, दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका असम, फिर है मणिपुर, जिसका कि हालत अभी बहुत ख़राब है मणिपुर का। मेघालय, उसके बाद है मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, और एक और है दैट इज़ त्रिपुरा। तो ये जो 8 स्टेट्स है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इनके तरक्की के लिए इस स्कीम को लाया गया था, पीएम डिवाइन स्कीम, ठीक है, जिसमें कि हम बता दिए कि क्या क्या चीज़ देखा जाता है। अब जो सबसे पहला जो ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आता है BRO के अंतर्गत, दैट इज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है सो डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है, ठीक है। दूसरा तो सही जवाब है। तीसरा हो जाएगा डिजिटल लिटरेसी। तो डिजिटल लिटरेसी आता है आपका PMG दिशा, ठीक है। PMGDISHA, PMG दिशा के अंदर आता है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान स्कीम, ठीक है। तो इसके अंदर डिजिटल लिटरेसी आता है। देन आपका जो ऑप्शन 4 है डी, दैट इज आता है, वो आता है सम्राट स्कीम के अंदर, ठीक है। SAMARTH, सम्राट स्कीम के अंदर, ठीक है। इस स्कीम के तहत ये जो पीएम डिवाइन स्कीम था, इसमें लगभग जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो गवर्नमेंट है उसको दिया गया था 6600 करोड़, ठीक है। इतना करोड़ दिया गया था, 6600 करोड़। और ये टाइम पे दिया था 2022-23 में, ठीक है। 2022-23 से 2025-26 तक। A coastal city implements a plan to build sea wall and elevate buildings in response to rising sea levels. This action primarily falls under which category of climate change response? बेसिकली यहाँ एक सिनेरियो दिया गया है, सिनेरियो नहीं, एक काम, मतलब कि एक बोला है कि जैसे मान लीजिए कोस्टल सिटीज़ जो है, कोस्टल सिटीज़ का मतलब जो वो सिटीज़ जो कि समुद्र के आसपास है, ठीक है। तो कोस्टल सिटीज़ में क्या है कि कुछ-कुछ प्लान लाया गया है, यानी कि वहाँ पे उन सिटीज़ में जहाँ पे समंदर उसके सामने हो, तो वहाँ पे क्या है कि वो एक दीवार बना दें, ठीक है। इसमें जो बिल्डिंग्स बनेंगे, जो घर बनेंगे, वो थोड़े बड़े-बड़े बनेंगे, मतलब ऊँचे-ऊँचे बनेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत छोटे-छोटे बनेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो प्लान लाया गया है, ठीक है, ये राइजिंग सी लेवल को, यानी सी लेवल बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो इसको देखते हुए लाया गया, ठीक है। तो ये जो एक्शन लिया गया है, ये किस क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्स में, यानी क्लाइमेट में कौन से क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट चेंज आया जिसकी वजह से ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना पड़ा, या ये चीज़ लाना पड़ा, इस प्लान को लाना पड़ा, यानी कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है। और दूसरा ये कि एक सी वॉल बना देना, ताकि ये जो पानी है, ये ऐसा शहर में आकर के और शहर को तबाह नहीं कर सके। तो ये किसके अंडर फॉल करता है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे कि आपका जो है सो ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या है कि सोलर पावर में शिफ्ट कर जाओ, ठीक है, यानी कि सूरज से जो रोशनी आ रही है उससे जो एनर्जी बनता है उसमें शिफ्ट कर जाओ।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करो, है ना? ईवी कार्स यूज़ करो। आप लोग देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। तो क्या ये एक रीज़न हो सकता है? या फिर दूसरा है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, अ, अर्थ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है ऊपर से, इसको ट्रैप करना, ठीक है? कुछ ऐसा इंजीनियरिंग का चीज़ बनाया जाएगा, इसको ट्रैप करके ज़मीन के अंदर भेज दिया जाए इसको, ठीक है? ये या फिर बहुत ज़्यादा जो है सो ट्रीज़ को प्लांट किया जाए, ठीक है? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जा सके, उसको कम किया जा सके एंड बदले में ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जा सके। तीसरा है जियो इंजीनियरिंग। ये क्या है? तो ये एक ऐसा टाइप का इंजीनियरिंग है जिसमें कि क्या होता है कि कुछ-कुछ ऐसे पार्टिकल्स अर्थ के बाहर फेंक दिए जाते हैं या स्प्रे कर दिए जाते हैं कि सन से जो भी किरणें आ रही है, वो इस पार्टिकल से टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी वो अंदर आ ही नहीं सकेगी। तो क्या ये हो सकता है? या चौथा है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि ग्लेशियर्स वगैरह जो बर्फ वगैरह है वो सब पिघल रहा है, पिघलने की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत जल्दी-जल्दी। तो इसको काउंटर करने के लिए ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो आई एम श्योर अभी तक आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। तो पहला तो नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग ईवी कार ले आएँगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सी लेवल बढ़ रहा है। याद रखिएगा, इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग सी लेवल बढ़ रहा है। तो सी लेवल में ईवी कार ले आओ चाहे कोई भी कार ले आओ, कोई इसमें ये नहीं, तो पहला नहीं होगा। दूसरा कार्बन एमिशन, तो कार्बन भी ये भी नहीं बचा पाएगा, ठीक है? कार्बन को किधर भी रख दो, क्या कुछ भी कर दो, कोई फ़ायदा नहीं। जियो इंजीनियरिंग, यानी कि ये कुछ ऐसा स्प्रे कर दो स्पेस के बाहर जिसकी वजह से सनलाइट रिफ्लेक्ट करने लगे। तो देखो ये एक जुगाड़ू तरीका हो सकता है, बट ऑब्वियसली पूरा अर्थ के चारों ओर एक चीज़ को घेरना एक स्प्रे से, इट्स काइंड ऑफ एन इम्पॉसिबल थिंग, ठीक है? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो चौथा है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, यानी कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अपने हिसाब से ही अडैप्ट कर लो। यानी यहाँ पे बिल्डिंग्स को और ऊँचा-ऊँचा बनाओ और एक सी वॉल बना दो। एक नहीं, मतलब बहुत सारा सी वॉल्स बनाओ ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा।